अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शाराए दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 73वीं बरसी के मौके पर ये छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से उनकी जानिब। अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए उसूलों पर, उनके विजन के तहत पाकिस्तान बनाएं और इस मुल्क अजीज़ वतन की उसी तरह से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, इसकी तामीर नौ करें जैसे कि हमारे बानी पाकिस्तान बाबा कौम का विजन था। अल्लाह हम तमाम को ये तौफीक दे। आज के वक्त में ख़ास तौर पर ये बात हमारे करने की है। अगर उनको बदकिस्मती से बहुत जल्द वो रुखसत हो गए दुनिया से, अगर थोड़ा और वक्त मोहम्मद अली जिन्ना को यकीनन पाकिस्तान के हवाले से मिला होता तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान गालिबन ये कि बहुत बेहतर हालत में होता और उनके उसूलों के हवाले से भी थोड़ा सा पाकिस्तान में बेहतर एक नो हाउ होता। खैर, उनकी जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके कवायद हैं, उनके जवाबित हैं, वो हमारे दिलों में उसी तरह से ज़िंदा हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, अब फौरी तौर पे अपने मौजू का रुख करते हैं और 11 सितंबर 2001, अब 20 साल बीत चुके हैं, यानी कि 2 दहाइयों का तवील तरीन वक्त इस बदकिस्मत सानहे को बीत चुका है। मुलाहिजा कीजिएगा पहले ये छोटी सी फुटेज इसके ऊपर, फिर हम वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, 20 साल पूरे होने के बाद भी अब आज हम कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा ज़रूरी और पिवटल सवाल है जो कि आज हम उठाने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि इंसानी जो भी जवाब हो, जो भी रीज़न हो, अपनी ग्रीवेंसेस अपनी जगह, लेकिन मासूम जानों का, मासूम शहरियों की जानों का ज़िया इस बदकिस्मत साने में हुआ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती और ये हर तरह से काबिल मजम्मत है। फिर उसके बाद जो वाक़यात अनफोल्ड हुए, ये वंस इन अ लाइफ टाइम किस्म का ये वाक़या था जिसने एक तरह से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करके हमेशा हमेशा के लिए रख दिया और इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो मुहर्रकात हैं, आज तक हम तमाम को महसूस होते हैं और आंखों में वो जो मंजर है वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कल ही की बात हो, दिल दहला देने वाला मंजर। उसके बाद नाजरीन, जहां तक इस वाक़े की बात है, इसकी मजम्मत अपनी जगह, लेकिन इसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने की आड़ में जो कुछ दुनिया के साथ हुआ उसकी भी कहीं पर भी जस्टिफिकेशन नहीं की जा सकती और हर तरह से वो भी काबिल मजम्मत है। खैर, हैविंग सेड दैट, आज हम 20 साल बाद, 2 दहाइयों बाद कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। ज़्यादातर तो हमने अगर इस पे बात करें तो इतना कुछ ऐसा बदला नहीं है और आज हमने ये देखा है कि आज के रोज़ 9/11 के रोज़ इसको सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंस देते हुए यूएस ने ये फैसला किया था, प्लेज किया था कि अफगानिस्तान से वो इनखला करेंगे। अफगानिस्तान की जो अभी मौजूदा उबूरी हुकूमत है उन्होंने भी फैसला किया था कि आज के रोज़ ही हल्फ बर्दारी वो करेंगे, जो कि फिलहाल एज वी स्पीक नहीं हो पाई है। ये बड़ा अहम नाजरीन एक पूरा मोड़ है और आज का दिन है जिसको सिंबॉलिकली अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, दोनों अहमियत देना चाहते हैं या देना चाहते थे। कितना इसको हम लोगों ने अहमियत दी है, अफगानिस्तान में ये तमाम मामलात कितने जुड़े हुए हैं, इस पे आज बात करने के लिए वेरी रेलिवेंटली आई एम जॉइंड बाय हिना रबानी घर साहिबा, साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान की। वेलकम ऑन बोर्ड हिना साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इनिशियल रिमार्क्स, योर फर्स्ट रिएक्शन। 9/11 को 20 साल बीत चुके हैं, क्या कुछ बदला है और क्या कुछ वैसे का वैसा है? मेरे नज़र में 9/11 जो हुआ वो एक इवेंट हुई, लेकिन उसके रिएक्शन में जिस तरह दुनिया की सुपर पावर और तमाम मुल्कों ने उसके रिएक्ट किया, उसने दुनिया का पूरा नक्शा बदल दिया। दुनिया का नक्शा, नॉट सो मच जियोग्राफिकल नक्शा या फिजिकल नक्शा, लेकिन जो दुनिया एक लिबरल ऑर्डर, एक ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ाना ऑन देयर ओन टर्म, उस तरफ जो दुनिया जा रही थी। और एक जो हमें सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक जनरली बिलीव किया जाता था कि जी कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का ब्रेन नहीं, कोई एक एंड ऑफ हिस्ट्री, फुकुयामा ने जो आर्टिकल लिखा, जी एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है और दुनिया पूरी अब इसी मॉडल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलती जाएगी। आपने देखा उस वक्त के ज़माने में, पूरी 90 की दहाई में और 2000 की दहाई में दुनिया का रुख या वर्ल्ड पावर का रुख, आपने देखा पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था।
फिर ईरान को भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की एक जनरल कोशिश की जाती थी। चाइना को बहुत तवील मुद्दत के बाद पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का, WTO में उनको मेंबर बनाने का, रशिया को वेलकम करने का इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो एक तरफ हम चल रहे थे, दुनिया एक तरफ चल रही थी, और 9/11 ने आप समझे नियोकॉन और तकरीबन सारी जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं विद इन एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन, वो गवर्नेंस के सेंटर में आ गई। और फिर उसके बाद जिस तरह ये जंग लड़ी गई, उसमें अब हमारे पास इतना एविडेंस है टू से कि ना उसमें ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, वो वॉर ऑन टेरर एक बहुत टेरराइज तरीके से लड़ी गई, जिसमें जो लोग जनरली प्रिजर्वर होते थे ह्यूमन राइट्स के, वैल्यूज के, एक वॉर में भी इंटरनेशनल लॉ के को फॉलो करने में, वो सब कुछ हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी इन हाउ वी कंडक्टेड दीज ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान। करेक्ट। और फिर उसके ऑब्वियसली रिएक्शन में आपने देखा क्या क्या नहीं हुआ। और अभी भी मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज मैं कई ऐसे फोरम्स में ऑनलाइन जहाँ पे 20 years फ्रॉम 9/11, जहाँ पे अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियात बेशक वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हों, जो कहते हैं कि नहीं हमने काफी कुछ अचीव कर लिया, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, एक 9/11 के बाद और जुलाई 2007 आई बिलीव इन UK में जो हुआ और स्पेन में एक दफा हुआ, तो एक आध इंसिडेंट के अलावा कोई स्पेक्टेक्युलर टेररिस्ट अटैक हमारी सरजमीन में हुआ। और हम जो इस खित्ते में बैठे हुए हैं, हम उनको ये याद दिलाते रहते हैं ऐसे फोरम में भी कि जी जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, उसमें हमारे 70,000 लोग, जिसमें हमारे जवान, हमारे पुलिसमैन, हमारे सिविलियंस, हमारे बच्चे सारे इंक्लूडेड हैं, इस आपके एडवेंचर में शहीद हुए। और अफगानिस्तान में 177,000 लोग शहीद हुए। जिस तरह ड्रोन स्ट्राइक्स की गई, जिस तरह बाकी तर्ज अमल ऑफ द वॉर किया गया, और अब हम ये सारे जानते हैं और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि इस रिवेंजफुलनेस में आपने लोगों के घरों का पामाल किया, आपने हर तरह के, और एक वॉरलॉर्ड दूसरे लॉर्ड से बदला लेने के लिए कहता था जी वो तालिबान है, तो उसके पीछे उसके घरों में बॉम्ब फट जाते थे। आखिरी ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान में आफ्टर 15 अगस्त, उसमें भी हमें यही पता चला कि व्हाट वर कंसिडर्ड टू बी टेररिस्ट turned out to be one person जो अपना नॉर्मल बिजनेस कर रहा था, और उसके साथ बच्चे भी करेक्ट एट द काबुल एयरपोर्ट। That is the Kabul attack. So all I'm saying is that in the conduct of this war, there was terror unleashed in the conduct of war on terror. And उसका जो impact है, वो मेरी नजर में सिर्फ हमारी जनरेशन नहीं भुगत रही, हमारे बच्चों की जनरेशन भी भुगतेगी, because the direction of the world has been changed. And मेरे नजर में मुझे अभी कोई आगे नजर नहीं आता कि कोई ऐसे असबाब बनेंगे कि डायरेक्शन वापस चेंज हो, बिकॉज आपने देखा है कि डीग्लोबलाइजेशन, डीलिबरलाइजेशन विद इन द लिबरल कंट्रीज, विद इन द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर मैसिवली हो रहा है। और एक बाय डीग्लोबलाइजेशन आप यूरोप में देखते हैं, UK EU से निकल गया, अमेरिका में अपने इश्यूज चल रहे हैं, ऑस्ट्रिया बहुत हार्ड कंजर्वेटिव साइड पे चला गया या एक्सट्रीमिस्ट साइड पे चला गया, जर्मनी में अब हमें नहीं पता क्या होगा। सो एक बहुत दुनिया का नक्शा इस वक्त कोई बहुत, इंडिया में अपने हमसाए में देख लें, सेक्युलर स्टेट आज एक हिंदुत्व मॉडल के ऊपर RSS स्टेट बन गई। तो दुनिया में इसकी वजह से मेरे नजर में व्हाट 9/11 अनलीश्ड वाज परहैप्स लेस डेंजरस फॉर अल-कायदा and much more dangerous for the citizens of the world. For the rest of the world, and we are definitely not in for any better. ये जैसे आपने अभी अहाता किया है। अच्छा हिना साहिबा, ये सिंबॉलिकली दोनों चाहते थे इसको अहमियत देना, अमेरिका ने तय किया था कि इस तारीख को वो इनखला करेंगे, लेकिन एवरीथिंग हैपेंड विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, और बहुत चीज़ें हमारी तवक्कुआत से बहुत जल्दी हो गई। और अफगानिस्तान ने भी किया था कि अबूरी हुकूमत आज के रोज हल्फ दिलेगी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक हल्फ नहीं लिया। अलबत्ता ये कि वो लोग काम वगैरह कर रहे हैं एज वी आर टोल्ड। किसने ज्यादा अहमियत दी है सिंबॉलिकली इस दिन को, और जो कुछ हुआ वो आइडियली स्पीकिंग काफी वो था जो हम नहीं चाहते थे, होना क्या चाहिए था, अब क्या करें? देखिए, मेरे लिए ये सिंबॉलिक वैल्यूज एक्सेट्रा आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज़ आई थिंक हमारी दुनिया इस चीज में बिखर गई है कि हम ट्विटर में क्या फीड करते हैं, हम 24 आवर न्यूज साइकिल में क्या करते हैं, जो असल में ऑन द ग्राउंड हम चेंजेस ला रहे हैं या बेहतरी कर रहे हैं, उसमें हमारा अटेंशन कम हो जाती है, और सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिस रहती है। सिंबॉलिक वैल्यू इसकी मुझे लगता है डेस्टिनी ने इतनी
करख्त दे दी है हम सबको, बिकॉज जिस ट्रूप्स का अनखला जो जल्दी करने की कोशिश की सारी, वो इसलिए कि 20th एनिवर्सरी पे एक अमेरिकन ट्रूप्स विल बी होम, राइट। पर अब देखिए 20th एनिवर्सरी में क्या हुआ कि जिनको निकालने के लिए आपने $2.4 ट्रिलियन खर्च कर दिए, जिनको निकालने के लिए आपने कोई 3 लाख से ऊपर जाने, ये तो इमीडिएट हैं जो हमारे रीजन में है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, और अमेरिकन अपने ट्रूप्स को 2400 यूके ट्रूप्स, ये सारी जाने गई, पैसे खर्च हुए, इकोनॉमिक लॉसेस हुए, वो सब कुछ करके 20 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं कि जिनको निकाला वही वहां पे गवर्नमेंट का हिस्सा है, और हम उनको I mean many powers in the world are begging them कि हमारे लोग निकालते हैं। So back to square one. So we have gone back to square one, only made life more miserable, because it's not, we are looking at an impending humanitarian economic crisis in Pakistan, not only in Kabul, because दुनिया की नजर तो सिर्फ काबुल पे है। So how हमने जितना conduct किया है global governance order and especially ये war, उसमें I think it leaves us much to rethink कि हमने आगे भी क्या इंतजार करना है। I'm talking at a global level right now, I'm not talking about Pakistan. And at every level actually, even in Pakistan. और हिना, जाहिर है ऑब्वियसली अप्रोप्रिएटली एंड मोर पर्टिनेंटली टू यू के ये हमारे लेवल पे क्या, व्हाट इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, ज्यादातर नजरें मरकूज हैं अफगानिस्तान में, लेकिन आपको पता है खित्ते के इंटेलिजेंस सरबराहान एज वी स्पीक पाकिस्तान में हैं और उनको होस्ट कर रहे हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान टू हैज अ पिवटल रोल जो कि पूरी दुनिया और एटलीस्ट इस खित्ते को खासा बावर है। पाकिस्तान कैसे अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है इन योर एप्रिसिएशन? देखिए, आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान सीकिंग टू हैव अ पिवटल रोल, ठीक है, बिकॉज आई वुड मच रादर कि पाकिस्तान नॉट हैव अ पिवटल रोल और पाकिस्तान को अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करने का, अपने आप को इकोनॉमिकली सोशली स्ट्रेंथन करने का मौका मिले, और फिर पाकिस्तान जो भी रोल कोई सीख करना चाहे, मच एज चाइना डिड फॉर डेकेड्स, दे सीक नो रोल, ठीक है। सो आई वुड मच रादर पाकिस्तान हैज नो रोल, बट हाउएवर पाकिस्तान हैज अ डायरेक्ट इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को आप कितना डिफाइन करते हैं। हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान से, हमने देखा है कि वहां पे जब भी कोई भी खिलाफ पेश होता है, कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है, इट परमिएट्स टू द बॉर्डर, इमीडिएटली क्रॉसेस एंड कम्स इनटू पाकिस्तान। सो वी हैव, हमारे वहां पे इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि हम एक गवर्नमेंट वहां पे लगाना चाहे या दूसरा लगाना चाहे, बट हमारा इंटरेस्ट ये है कि वहां पे किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी ना हो और किसी तरह से वहां पे पीस की तरफ हम जाना शुरू कर दें। मेरे नजर में ये सारा कुछ, अगर हमने 20 साल में कुछ सीखा है, एज यू कैन इमेजिन, हम 3 years as फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद काफी अभी तक बहुत सारी ऐसी जगहों पे हम होते हैं जहाँ पे द यूरोपियंस हैव देयर ओन व्यू कि अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए, अमेरिका का अपना व्यू होता है, रीजनल कंट्री का अपना होता है, ईरान का अपना होता है, किसी और का अपना होता है, पाकिस्तान का अपना होता है, और इवेंचुअली सिर्फ जो व्यू नहीं हम कर सके वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज एट द हार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, विच इज द इंट्रा अफगान डायलॉग, बिकॉज इवेंचुअली कितना कंजर्वेटिव अफगानिस्तान हो सकता है जो उनके लिबरल्स बर्दाश्त करते हैं, और कितना लिबरल हो सकता है जो उनके कंजर्वेटिव बर्दाश्त करें। दिस इज अ कन्वर्सेशन दैट हैज हैड टू बी हैड नॉट ओनली इन काबुल बट ऑल ओवर अफगानिस्तान। तो इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान में जो लोग थोड़ा सा भी जश्न अगर मना रहे हैं कि जी वहां पे मिलिटरीली प्लीज माय वर्ड, मिलिटरीली कोई एक गवर्नमेंट आ गई, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पाकिस्तान के लिए खतरात बहुत ज्यादा आते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज अगर कोई सोच रहा है तो वो काफी लिमिटेड है। एंड इन माय माइंड इस वक्त ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि विद द अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, आई थिंक बहुत सारी चीजें जो वो टॉक कर रहे थे ऑफ एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, वो बहुत लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, बहुत ज्यादा, बिकॉज ये गवर्नमेंट इंक्लूसिव है विद इन द तालिबान network, right? Correct. Different factions have been accommodated, but it is not inclusive within the Afghanistan context, and that is a dangerous sign. और मेरे नजर में ये क्यों बहुत dangerous है? And to me, this is not learning your lessons from history, क्योंकि Bond 1 में जब पाकिस्तान पिटता रहा और पाकिस्तान ने politically भी जोर लगाया, diplomatically भी जोर लगाया, और पाकिस्तान उस वक्त जो बातें कर रहा था, अमेरिका को 20 साल बाद वही बातें अब पता चल गई, but they had, we had to lose so much. बिकॉज पाकिस्तान उसको क्या कह रहा था कि बॉन्ड 1 में आप ये मत करें कि आप तालिबान को उनकी कोई एटलीस्ट ऐसी जो आपको एक्सेप्टेबल हो उनको भी पार्ट ऑफ द ऑर्डर बनाएं, ताकि वहां सिविल वॉर ना चलती रहे। आज 20 साल के बाद
जब तालिबान की ये गवर्नमेंट अनाउंस हुई है, सो वी सी ourselves making the same, but not ourselves, I mean the Taliban, or whoever is in power in Afghanistan, making the same mistake again. और फेयर इससे इनफ, यस। eventually you need peace in Afghanistan that can only be negotiated amongst the Afghans. ये $1 मिलियन टेक अवे है कि लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की जो टग ऑफ वॉर दैट हैज टू बी रिकंसाइल्ड। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। हिना रब्बानी खर साहिबा नाजरीन हमारे साथ थी और उनसे हमने एक्सक्लूसिवली जाना कि उनके इस मामले पे क्या थॉट्स हैं। नाजरीन, मुनीर अकरम साहब, एम्बेसडर मुनीर अकरम भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ लिटिल जो आप नाजरीन के सामने ये पेश करना ज़रूरी है कि भारत का चूंकि जो रोल है वो बहुत मिनिमलिस्ट अब नज़र आता है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के उमूर में, और भारत इस वक्त बिल्कुल हेल बेंट है कि किसी तरह से इस चीज़ को वो फैथम करें। ऐसे करने में वो फेक न्यूज़ पेडल करे जा रहे हैं और इसकी एक नहीं मुतअद्दिद मिसालें पिछले कुछ रोज़ में ही हमें मिल जाती हैं, जो कि खासी अलार्मिंग बात है। ख़ास तौर पर जैसे उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के हवाले से उन्होंने ये क्लेम किया, ANI जो भारत का बहुत मकबूल न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने कहा कि उनको अगवा कर लिया गया है। और फिर ये ट्वीट अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा पाएँ, प्रोड्यूसर साहिबा मेरी, कि किस तरह से डॉक्टर अब्दुल्ला ने उसको खुद रद्द किया है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये फेक न्यूज़ और फॉल्स और बेसलेस रिपोर्ट जो है वो उनके हवाले से फैलाई जा रही है। उन्होंने जो मुतलका सहाफ़ी हैं ANI के, उनको भी उन्होंने टैग किया और उनका साथ में ये स्क्रीन ग्रैब भी उन्होंने अटैच किया। सो सच आर द कंडीशंस जो कि भारत कर रहा है और फेक न्यूज़ जो पेडल कर रहा है। खैर, एम्बेसडर मुनीर अकरम हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द UN, Pakistan's permanent representative. Welcome on board, Ambassador साहब. Thank you for speaking to us on the occasion. 9/11 के 20 साल सर। हिना रब्बानी खर साहिबा, अभी आपसे कबल हम उनसे बात कर रहे थे, उनके भी खासे रिवीलिंग किस्म के इसमें उनके व्यूज़ थे। व्हाट्स योर अप्रिसिएशन सर? आपके ख्याल में आपका क्या इनिशियल रिएक्शन? 20 साल हो गए, हम कहाँ खड़े हैं? जी देखें, किस हद तक तो प्रोग्रेस हुआ है टेररिज्म पर। जो अलकायदा की जो कैपेबिलिटीज थी अफगानिस्तान में, वो तो न्यूट्रलाइज हो गई ज्यादा हद तक, और अब अलकायदा भी अफगानिस्तान से ऑपरेशनल नहीं है। बाकी कुछ जगहों में उनकी स्प्लिंटर ग्रुप्स वो फैल गई हैं, पर अलकायदा को न्यूट्रलाइज किया गया है। दूसरी चीज जो दाइश है, दाइश को भी काफी रिवर्सल्स हुई हैं, क्योंकि तालिबान ने भी उनकी मुखालफत की है और दाइश भी काफी अब स्प्लिंटर है, डेंजर है दाइश से, और अभी वो काफी स्प्लिंटर हो गए हैं। सब में बड़ा जो मसला है अफगानिस्तान से, वो हमारा जो मसला है इस वक्त वो TTP का है, और हमने वो TTP को न्यूट्रलाइज करना है, और उसके लिए हमने जो अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत होगी और उसके साथ हमने काम करके, और उसकी जो एक्टिविटीज जो हिंदुस्तान स्पॉन्सरशिप के साथ, उसको हमने बंद करना है, और वो हमारी एक बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत अहम ये TTP को बंद करना है। जहाँ तक के हालात हैं अफगानिस्तान में, अब वहाँ अमन ले आना है, और ऑब्वियसली वो ओनली इंट्रा अफगान टॉक्स के थ्रू ये आ सकता है। तो हमें इनकरेज करना है कि आपस में वो बातचीत करें और ऐसे जो रिकंसिलिएशन करके वहाँ अमन ले आ सकें, उसको हमने इनकरेज करना है। तो ये दो चीजें हैं। और तीसरी चीज, हमने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है अफगानिस्तान में, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिसीज वहाँ अडॉप्ट हुई हैं कि जो लोग आधी जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, वो फूड इनसिक्योर है, उनको मदद की जरूरत है। तो दुनिया को पहली चीज तो यही करना है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको पहुंचाना है, और उसमें पाकिस्तान एक अहम रोल अदा कर रहा है इस वक्त। एम्बेसडर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल होना चाहिए खास तौर पे अफगानिस्तान में? चूंकि आपको पता है कि ये जो काफी एक ये अहम टेक अवे था कि लिबरल्स कंजर्वेटिव्स इनके दरमियान जो एक बैलेंस हमने स्ट्राइक करना है अफगानिस्तान में, मौजूदा उनकी अबूरी हुकूमत के होते हुए,
यूएन का रोल इस वक्त कितना इस वक्त मौजूद है और होना आइडियली स्पीकिंग इन योर एप्रिसिएशन कितना चाहिए? जी देखें, ये जो अफगानिस्तान में जो लिबरल्स और नॉन लिबरल्स जो भी हैं, इनमें रिकन्सिलिएशन करनी है, हम उसको इनकरेज कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी उसको इनकरेज कर सकती है। कल आखिर वक्त पे ये तो अफगान आपस में ये फैसला करना है उन्होंने, और उनके ऊपर एक्सटर्नली कोई इम्पोज नहीं कर सकता है। ये तो नजर आ गया 20 साल में कि बाहर से अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर कोई इम्पोज नहीं कर सकता। उन्होंने आपस में फैसला करना है, हम इनकरेज कर सकते हैं, हम उनकी मदद को ह्यूमैनिटेरियन मदद कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रोल है इस वक्त वो ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन पे फोकस होनी चाहिए। तो वो अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस है तो उसमें अफगानिस्तान की मदद करें अपनी, और दुनिया के साथ जब उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी तो फिर वो बातचीत दुनिया के साथ भी कर सकेंगे और उनकी जो ख्यालात हैं, उनके जो खर्च हैं तो कर सकेंगे। तो इस वक्त हमारी फोकस और अक़वाम मुत्तहिदा की भी फोकस यही है कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जाए। Correct. और अफगान को अपने जो मज़ाकरात उनकी चल रही हैं उसमें इंकरेज करें कि रिकंसाइल करें आपस में। लास्टली सर, ये कि पाकिस्तान ने खासी मदद की है आपसे। जब पहले इससे हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान यूएसए फोन कॉल और नो फोन कॉल डजंट मैटर, ऑपरेशनली हम तमाम एक पेज पर हैं। खासी मदद पाकिस्तान ने अब इस मरतबा की है इवैक्यूएशंस में, इनखला में, अमरीकी शहरियों की खास तौर पे और नेटो ट्रूप्स की। कितनी इसकी रिकग्निशन मौजूद है सर इन द वॉशिंगटन डीसी? जी मेरे ख्याल में ये रिकग्निशन तो उन्होंने पब्लिकली भी एक्नॉलेज किया है फाइनली। और जो उनके बड़े कोई ऑफिशियल्स हैं वो उन्होंने भी विजिट किया है। आप जैसे जानते हैं कि उनके CIA के डायरेक्टर भी इस्लामाबाद आए थे, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई उनकी, हमारे DGI के साथ मुलाकात हुई। तो ये रिकग्निशन ही है कि उनसे मुलाकात करना है, हमारे साथ राब्ता है, हमारी कोऑर्डिनेशन है और हमारी कुछ देखें आगे बढ़ के भी हमारी कन्वर्जेंट इंटरेस्ट है। वो भी दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम भी दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, और हमारा एज ए नेबरिंग कंट्री हमारा बहुत अहम रोल है इसमें होगा। हमारी इंटरेस्ट भी है कि दहशतगर्दी को हम बंद करें। तो कन्वर्जेंट इंटरेस्ट हैं तो उसको हम बढ़ाएंगे और उसको चलाएंगे, फोन कॉल हो या ना हो। एम्बेसडर साहब, आई एम जस्ट ल्यूड टू आस्क यू फर्दर कि अब इस वक्त क्या हंकी डोरी है सब कुछ अफगानिस्तान में, या आपको लगता है कि अभी तो शुरुआत है मामलात की? जी देखें, हंकी डोरी तो नहीं है। अफगानिस्तान में पहले 40 साल में ये पहला मौका है कि एक हुकूमत पूरी जो कंट्री है उसको कंट्रोल कर रही है। पर अब उसको किस तरह से आगे उसको गवर्न करना है और सस्टेन आदमी है उसमें उन्होंने काम करना होगा। अपने दूसरे ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, सबके साथ काम करना होगा। तो उनकी मुज़ाकरात चल रही हैं, वो तेजपान है उसमें, पर हमें वो इंकरेज करना है कि रिकंसिलिएशन हो जाए अफगानिस्तान में। दैट इज आवर मेजर इंटरेस्ट। राइट, शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और इस खास मौके पर हमसे बात की। एम्बेसडर मुनीर अकरम, हिना रब्बानी खर साहिबा दोनों हमारे साथ इस सेगमेंट में हमारे साथ थे। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। 9/11 सिंबॉलिकली हर किसी ने इसको एक इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की, लेकिन यकीनन असल इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस यही है कि जो उसके बाद हुआ, उससे पहले हुआ, एटलीस्ट उस चीज़ का हम रिवर्सल देखें इन ट्रूएस्ट एसेंस। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, फिर अगले सेगमेंट पे आते हैं। स्टे विद अस।
वैक्सीन जी लगवा लो ना, खत्म करो कोरोना, मिलके अब सब चलो ना, बखैर आगले। जिद पे रहोगे ऐसे, सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये, फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना, वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना, बखैर आगले। या फुरकान या मरजान। आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें, बखैर रागले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। कायद-ए-आज़म टूरिस्ट लॉज बरसला दरिया जेहलम के किनारे वाक़ है, जिसे हिंदू डोगरा दौरे हुकूमत में तामीर किया गया। कायद-ए-आज़म की रिहाइश से कब्ल इसे डाक बंगला के नाम से जाना जाता, अहम बाद में इसका नाम कायद-ए-आज़म टूरिस्ट लॉज रख दिया गया। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर ऐसा मालूम होता है मुकम्मल जोशो खरोश से बहस व मुबाहिसा जारी है। जहां एक तरफ हुकूमत अगले इंतखाबात में इरादा रखती है कि इन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए और मैनुअल वोटिंग से निजात हासिल की जाए, वहीं पर अपोजिशन ने डे 1 से इस पूरे अमल पर एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब इन जो एतराज़ात हैं अपोजिशन के उनकी तायीद करते हुए नजर आए और उन्होंने काफ़ी सारे उमूर के ऊपर एतराज़ उठाए, जैसे कि उन्होंने कहा कि हर मशीन दयानतदार नहीं हो सकती, कैपेसिटी का मसला है कि कुछ ज़्यादातर हमारी अक्सर व बेशतर जो आवाम है उनको इस्तेमाल इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, मशीन्स हैं, वो करना नहीं आते हैं। एल्फी किसी भी चिपकन वाली चीज़ से मशीन मेल फंक्शन हो सकती है, सीक्रेसी जो है वो हतमी नहीं है, सेफ्टी हतमी नहीं है, डायरेक्ट इंटरवेंशन इससे नहीं रुक सकती। ये कुछ चीदा वो एतराज़ात थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठे थे। और फिर राइट अवे हम आए सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर पर, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता खत लिखकर ये तमाम एतराज़ात अपने बताए। वहां पर कल जो बहस व मुबाहिसा हुआ वो भी हम तमाम के सामने है, जहां हुकूमत ने भी अपनी राय रखी, अपोजिशन ने भी अपनी राय रखी। लेकिन नाजरीन, अब ये मामला कहां जाने जा रहा है, चूंकि हुकूमत भी ये चाहती है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो धांधली से पाक हों और अपोजिशन का भी जो सबसे
अहम उनका जो एतराज है, सबसे अहम जो उनका एक ग्रीवेंस है, वो ये है कि इलेक्शंस में धांधली खत्म हो और साफ शफाफ इंतखाबात हों। 2018 के इंतखाबात से तब से लेकर अब तक अपोजिशन यही चाहती है, और मोर और लेस बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के माजी में भी जितने इंतखाबात हुए हैं वो भी इसी किस्म के शिकवे शिकायतों से, ग्रीवेंसेस से भरे रहे हैं। तो इसका क्यों दोनों मिलकर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाए हैं, और क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ही इसका रास्ता है? इस सेगमेंट में वी आर जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। मैं फौरी आपका तारुफ कराऊं नाजरीन आपसे। सेनेटर ताज हैदर एक तो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, और जो सेनेट की यही मुतलका कायमा कमेटी है बराए पार्लिमानी उमूर, उसके सरबराह हैं, उसके चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया ताज साहब आपकी मौजूदगी के लिए। बजरिया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आप, और अमजद अली खान न्याजी साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो कायमा कमेटी बराए दिफा है कौमी असम्बली में, उसके सरबराह हैं। शुक्रिया अमजद साहब आपकी भी मौजूदगी के लिए। शुक्रिया मोना। अगर ताज साहब से आगाज कर ले अमजद साहब आपकी इजाजत से। जी सेनेटर ताज हैदर, टू यू फर्स्ट सर, चूंकि आपने कल इस इजलास की सदारत भी की है, बताइएगा कि अगर चाहते आप दोनों एक ही चीज है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हों, तो आप लोग मिल बैठकर इसका कोई म्यूचुअल कोई रास्ता, कोई हल क्यों नहीं निकाल पा रहे सो फार? नहीं बीबी, आपने पहले कहा कि जो पेपर वाली वोटिंग है उससे निजात हासिल की जाए। 160 मुल्कों में जहां इलेक्शन होते हैं वो पेपर वाली वोटिंग से होते हैं। तो आप ये तो बताइए ना कि पेपर वाली वोटिंग में नुक्स क्या है। नुक्स जो था पिछली दफा वो काउंटिंग के अंदर हुआ था, और काउंटिंग के लिए मतलब हर दफा रिगिंग का एक नया तरीका निकाला जाता है। काउंटिंग के अंदर नुक्स इसलिए हुआ था कि जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके सामने काउंटिंग नहीं हुई, मीडिया नहीं आ सका, ऑब्जर्वर नहीं आ सके, सबको उठा के बाहर फेंक दिया गया। 128 फॉर्म 45 में सिर्फ 78,471 में जिस पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हैं। आप इसको तो क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि भाई जो पोलिंग के दौरान वोट कास्टिंग के दौरान कहीं से कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। हाँ, जो एक नॉर्मल होती है कि जी पोलिंग देर में शुरू हुई, या ये कि पोलिंग स्लो हो रही है, इस किस्म की आती रही। और मैं क्योंकि अपने पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन सेल का भी सरबराह हूँ, तो मैं ये मुतल्लिका अथॉरिटीज को भेजता रहा और वहाँ से इन शिकायत को रफा किया गया। लेकिन ये कि 8 बजे से 5 बजे तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। एक महज़ब कौम ने महज़ब तरीके से जो बैलेट पेपर थे उन पर मोहर लगाई और उनको बैलेट बॉक्सेस के अंदर डाला। उसके बाद आप अगर धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं पोलिंग एजेंट्स को, और उनकी गैर हाजिरी में 8-8, 10-10 दिन रिजल्ट बनते रहते हैं, तो फिर ये इस सिस्टम की तो खराबी नहीं है ना। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, जैसे ये एतराज उठाया गया कि पोलिंग मशीन, हर पोलिंग मशीन ऑनेस्ट नहीं हो सकती, वैसे ही कागज में भी तो सर, उसके अंदराज में भी तो मसाइल रहे हैं, खास तौर पे कराची शहर में। जी सर, मुझे इजाजत दीजिएगा, जैसे कराची शहर कायद से आपका ताल्लुक है, उस शहर में तो बाकायदा जाली ठप्पे पड़ते रहे हैं बैलेट बॉक्सेस को। बिल्कुल, लेकिन उसमें उस कागज का क्या कसूर है? सर लेकिन द पॉइंट इज कि अगर कागज से हमें निजात मिलती है तो एटलीस्ट जाली ठप्पा नहीं पड़ पाएगा। यानी वहां ये हुआ कि एक दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाई इलेक्शन में एक पोलिंग स्टेशन पे तशरीफ ले गए, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ठप्पे लगा रहे थे। सही। तो उन्होंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा भाई तू है कौन, कैसे अंदर आ गया? तो उन्होंने कहा जी मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ। डीआईजी साथ थे उनके। ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इस आदमी को अरेस्ट करो, तो वो खिड़की से कूद के भाग गया, और फिर गवर्नर साहब का फोन आया कि जनाब इसको माफ कर दिए। तो अब ये चीज अगर होगी तो इसमें उस कागज का क्या कसूर है? राइट अच्छा, ये खासा एक दिलचस्प पॉइंट है अमजद साहब, मैं आपकी जानिब स्ट्रेट लेके आ रही हूँ, फिर ताज साहब से जाहिर है हमने दीगर भी सवालात पूछने हैं कि जैसे भारत है, काफी मिसालें हमारे पास उन ममालिक की हैं जहां पर यही प्रैक्टिस हो रहा है, तो व्हाट अबाउट देम? मैं ताज साहब आपकी तरफ लौटती हूँ। पहले आपका जो पिवटल एतराज है मैं जरा अमजद साहब के सामने रख दूं। जी अमजद साहब, आप फरमाइएगा, कागज का क्या कसूर है? ये खासा एक दिलचस्प एक कंटेंशन है जो कि ताज साहब ने हमारे आगे रखा है।
मोना, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख जो है वो तजादात का शिकार रही है और ख़ास तौर पे इलेक्शन जो है हमेशा ही शिकार रहे हैं। ताज हैदर साहब बजाते खुद जानते हैं कि हमेशा अपोजिशन जो है जब वो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती तो वो इल्ज़ाम लगा देती है कि जी ये धांधली हुई है। तो इमरान खान साहब डे वन से उनकी जो जितनी भी जद्दोजहद गुजरी है वो समझते हैं कि इस पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत जो है वो शफाफ इलेक्शन है, जिसके जरिए हम एक ऐसी हुकूमत कायम करें जो तजादात का शिकार न रहे। इस हवाले से कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा है या कोई पार्टी जो है अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट पे इल्जामात ना लगा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कोशिश की है, काविश की है कि हम एक ऐसा निज़ाम लेके आए जो तारीख जो है ये अपने आप को ना दोहराए, बल्कि इस लिहाज से बिल्कुल दोहराए अपने आप को कि हम एक शफाफ निज़ाम लेके आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी हमने बात करने की कोशिश की है, मुझे नहीं सब मेरे बुजुर्ग हैं, ताज हैदर साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, वाले साहब के साथ रहे, तो ये इस बात को जरूर इंडोर्स करेंगे कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने जो नेशनल असेंबली के अंदर अपनी डिबेट की में उन्होंने कहा है, जितनी भी अपोजिशन है उनको दावत भी दी है कि अगर आपको इतराज है ईवीएम पे या आपकी जिस कानून साजी के ऊपर एतराज है तो आप कोई हमारे साथ बैठ जाएं और हम उस पर किसी नुक्ते जो पॉजिटिव चीजें हैं उस तक पहुंच जाते हैं। और उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे तो उन्होंने खुद माना है इस बात को कि हमारे जो मिनिस्टर है, क्योंकि मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, उन्होंने पॉजिटिव चीजें कुछ हमारी हो गई थी और बाज एतराज भी है। अब ईवीएम पे इलेक्शन कमीशन ने जो एतराजात जमा कराए हैं वो समझ से बालत आ रहे हैं। 27 ऐसे उन्होंने एतराज जो उनके अपने मुतल्लिका थे और 10 एतराज हैं जो ईवीएम के, वो कोई बड़े नहीं थे, वो छोटे छोटे पैटी इशूज थे जिनको हल किया जा सकता, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। असल चीज देखने की, अगर अपोजिशन जमातें समझती हैं कि हमने आगे की तरफ बढ़ना है तो उसके लिए लेजिस्लेशन है और पार्लियामेंट के अंदर इनका किरदार अच्छा अमजद साहब, एक इजाजत दीजिएगा, ये ऑपोजिशन का फिर ये भी तो आपके साथ एक बहुत बड़ा कल के बाद से खास तौर पर गिला है कि आप तो अटैक कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को और आप उनको बाकायदा निशाना बना रहे हैं उन एतराजात के लिए जो कि उन्होंने आपके आगे मोना, अगर वो हम जैसे कहे कि हम आ भी करें तो मच जाता है शोर, तो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर अपोजिशन एतराजात करे और उनके वो करे तो वो कुछ नहीं होता। अगर गवर्नमेंट में भी तो हम बैठे हैं ना, हमारे भी एतराजात हो सकते हैं, कोई हमने कोई अल्लाह माफ करे कोई ऐसी कोई गैर कानूनी बात तो नहीं कर दी ना। इलेक्शन कमीशन हमेशा देखे, सुप्रीम कोर्ट पे आप एतराज नहीं कर सकते, उनके फैसलों पे आप डिबेट कर सकते। इसी तरह हम इलेक्शन कमीशन पे एतराज नहीं करके उनके अमल पे एतराज कर रहे हैं कि ये जो उनका अमल है वो काबिल एतराज है, असल चीज है। और अमल अगर गलत होगा तो ये हमारा राइट है, चाहे हम गवर्नमेंट में आपको जी अमजद साहब, आपको किस उनके अमल पे एतराज है कि उन्होंने जो अपने एतराजात उठाए हैं ईवीएम्स पर, उस पे आप बेसिकली आपका एतराज है बतौर हुकूमत? हमें एतराज है। हम समझते हैं कि ये इशू ऐसे थे, ये जो 27 पॉइंट ऐसे जो उनके अपने रिलेटेड है। 10 पॉइंट उन्होंने जो उठाए हैं वो आप देख लें, ताज हैदर साहब बैठे हैं, वो मशीन के हवाले से उन्होंने जो उठाए हैं उसका जवाब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने दे दिया है। तो मुझे ये बताएं कि उस पे इतना फिर शोगा होगा करना, मेरे ख्याल में ये बनता ही नहीं था इलेक्शन कमीशन का। मैं समझता हूँ उनका मौक़िफ़ ये होना चाहिए था कि हमें आप कितना हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है, राइट, और किस तरीके से आप इसको देखिए। उन्होंने एतराज उठाया जी कि ईवीएम मशीन के अंदर ये जरा पूछ लेते हैं अमजद साहब, ताज साहब से, लगाए। देखिए ये चीजें इलेक्शन कमीशन ये एतराजात उन्होंने बाज़ाब्ता खत लिखा है इसी कमेटी को जिसके सरबराह हैं ताज साहब, और कल उसी का इजलास था, तो उनसे पूछ लेते हैं। ताज साहब, आप बताइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के एतराजात हैं वो सॉल्व हो सकते थे, गालिबन ये कि खत लिखना और ये सारा मामला मे बी दैट टुक इट टू अनदर लेवल। सर एक तो ये फरमाइएगा, और दूसरा ये कि इलेक्शन एक्ट सर पार्लियामेंट ने बनाया, इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं बनाया, जो 2017 का हमारा इलेक्शन एक्ट है, तो बेसिकली तो ये प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट का है। मेरे ख्याल से तो खत लिखने पे तो एफआईआर नहीं कटती है ना।
और बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इत्तेफाक राय हमारा था, और इसमें मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब को मैंने रिपोर्ट में भी क्रेडिट दिया है कि 74 में से 72 जो क्लॉज थे उन पे हमारा इत्तेफाक राय था, और इसमें अली मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इत्तेफाक राय को कायम करने में। जो ये ईवीएम्स का मामला था उसके ऊपर भी हमने एक तरीक़ेकार निकाल लिया था कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम टेक्नोलॉजी को लाएंगे। एक तजवीज़ उसमें मेरी थी, और उसके बाद दूसरे स्टेप की तजवीज़ मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब की थी, जो काबिल गौर थी। अच्छा, हम उस पर बात करना चाह रहे थे, और मैंने बार बार जब मोहतरम बाबर आवान से गुजारिश की कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं इस पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, आज आखिरी दिन है, बिल पे तो बात कीजिए, और हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे ये दोनों इश्यूज ईवीएम का और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का ये तसल्ली बख्श तौर पे हम एक तजवीज़ बना के आगे रख सकें। नहीं सुनी ये बात। माहौल को ठीक करने के लिए मैंने बैठते ही रूलिंग दी थी। एक हमारी काबिल एहतराम सेनेटर साहिबा जिन पे एक वो हुआ था उनको मेंबर बनाने पे कि उनको क्यों मेंबर बनाया गया है, वो मैंने कहा कि जनाब मैं चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर्स के खिलाफ अपना कोई रूलिंग नहीं दूंगा, और इस तरीके से उन्होंने अगर एक बुरी रिवायत कायम की है तो मैं ये नहीं करूंगा, मेरे लिए वो वेलकम है। अच्छा, बड़े इन्होंने शुक्रिया अदा किए। अच्छा, अब बजाय इसके कि वो वही शायद इत्तला ये थी और इन्होंने भी कहा कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं, बजाय इसके कि उनको लाते वहां पे और उनसे कहते कि आप तशरीफ लाइए, इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन से झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक लफ्ज बोला है जो कि टेप पे मौजूद है। एतराज हुआ कि इन्होंने ये कैसे लिख दिया इसके ऊपर के रिजर्वेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो मैंने कहा कि सेक्रेटरी साहब आप इसको रिजर्वेशन की जगह सबमिशंस कह लीजिए। तो उन्होंने कहा बहुत बेहतर जनाब अली, ये 4 लफ्ज उन्होंने बोले हैं, बहुत बेहतर जनाब अली। उसके बाद तो उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला है। वो तो सुनते रहे हर किस्म के इल्जाम, और उसके बाद जब उनका पैमाने सब लबरेज हो गया तो वो निकल गए। मैंने मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब से गुजारिश की और हमारे कामरान मुर्तजा साहब ऑपोजिशन के, मैंने कहा आप दोनों हजरात जाएं और उनको समझा के वापस लेके आए। लेकिन वो कुछ इल्जामात इस नौयत के लगे थे कि उन्होंने आने से वापस इनकार कर दिया। जी, उसके बाद मुझसे मुतालबा किया गया कि मैं ऑनलाइन वोटिंग का इख्तियार दूं उन मोहतरमा सेंटर को, जो कि आइन के खिलाफ था, क्योंकि हर फैसला ऐसे ही होता है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। करेक्ट। नहीं तो सेनेट के अंदर भी मैं कराची में अपने टेनिस कोर्ट से बैठ के वोट दे दूं, तो ये नहीं होता कि मेंबर्स को आना होता है वहां पे। मैंने इजाजत नहीं दी तो हुकूमत अपने ही बिल के ऊपर वॉकआउट कर गई। भाई, बिल पास कराना हुकूमत का काम था। जी अमजद साहब, मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये पूरा मामला ये जो कल जो हुआ है, खास तौर पर ये भी ताज साहब ने अभी बयान किया है, बताइएगा। अभी कोई इतनी बात तो खराब नहीं हुई है और ये अभी भी काफी हद तक हो सकता है रिकंसाइल, इसमें बात बन सकती है। इनिशिएटिव ले, कभी भी बैकअप नहीं करेगी और न मुज़ाकरात से पीछे हटना चाहती है। हम तो समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यही है कि आप बेशक आपकी अपोजिशन हो, लेकिन आपने उनको सुनना, बैठना, समझना होता है और मुस्बत अंदाजे आगे की तरफ बढ़ना। इसलिए होता है कि कानून साजी है। मुल्क को अगर आपने शफाफ इलेक्शन देने तो आपको बैठना है। हमने कभी इससे इनकार नहीं किया कि हम इनके साथ नहीं बैठना चाहते, हम तो बैठना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कह दिया तो हम पे बाउंड है कि उनका तो भी यही है कि हम मिलके चलें, वो इश्यू जो हल हो सकते हैं। वक्त मुख्तसर है, सिर्फ इतना जवाब फरमा दें। इस अजाब से मोना, कौम को इस अजाब से अब बाहर निकालें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अमजद साहब आपको 100% इत्तेफाक करती हूं। अभी आपके इल्म में होगा, इन प्रिंसिपल हम तमाम यही चाहते हैं कि इलेक्शन हमारे धांधली से पाक हो। मोना, मैं मुकम्मल कर लूं। सेनेट का इलेक्शन हुआ, हमने कहा आए, निजाम लेके आए, ओपन बैलेट पेपर पे
आप आ जाएं। अपोजिशन नहीं मानी, उसका हमने कहा कि कल आप रोएंगे, इन्होंने कहा नहीं जी आप गलत कह रहे हैं। वही हुआ, फिर यही रोने वाले थे और फिर हम पे इल्जाम लगाने वाले थे। आज झगड़े कभी कोर्ट में जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। बात समझने की इतनी सी है कि अगर हम मुल्क को इस अजाब से बाहर निकालें, कौम को इस अजाब से बाहर निकालें। आपने देखे, आप कहते हैं, हम तो, हमारा तो यकीन है कि इस मुल्क के जो तकदीर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा हाथ है। हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उन्हें, उनको अपना हक दें। ये इसी तरीके से मुमकिन है कि हम कुछ सिस्टम लेके इंतखाबी इस्लाहात का एक दूसरा है, उसका एक इंतखाबी हिस्सा है। ठीक है, साथ ही मैं देखिए उसपे भी नया जी तरीका अब्दुल साहब, निकाल आई दिया हैव गया। टू, लिहाज से करते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे एंड करना है इस मैं नोट पे। बदकिस्मती से मेरे पास वक्त इतना ही था, अलबत्ता ये कि हम इस पे मजीद और बात कर सकते थे, और इंशाल्लाह प्रॉमिस टू बोथ द जेंटलमैन कि हम इसको दोबारा टेबल करेंगे। ये खासा जरूरी हमारा टॉपिक है, हम तमाम का मौजू है। थैंक यू टू बोथ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।